यूपी में महागठबंधन बनने से पहले ही पीछे हटी राष्ट्रीय लोक दल, अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान, सीटों के बंटवारे पर नहीं बनी सहमति। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, उम्मीदवारों की दूसरी सूची हो सकती है जारी। यूपी के एटा में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 25 बच्चों की मौत, करीब 30 बच्चे घायल, प्रशासन ने स्कूल की मान्यता की रद्द। 25 बच्चों की मौत के बाद एटा में पसरा मातम, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने जताया दुख। और कटक वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने बनाया 381 रन का विशाल स्कोर, युवराज सिंह ने 150 तो धोनी ने खेली 134 रनों की पारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओके इंडिया में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कटक वनडे में भारत ने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है इंग्लैंड के खिलाफ। भारत ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया है। कटक वनडे में एक शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आई है टीम इंडिया, जहां 381 रन बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। तो जो अब टारगेट दिया है इंग्लैंड को 381 रनों का दिया है, एक बड़ा स्कोर। महेंद्र सिंह धोनी और युवराज ने शतकीय पारी खेली है इंग्लैंड के खिलाफ। तो कटक वनडे में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बड़ा टारगेट दिया है टीम इंग्लैंड को। बेहद दिलचस्प होगा ये देखना। और हर्ष जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत हुए। हर्ष, बड़ा स्कोर खड़ा किया है यहाँ टीम इंडिया ने, कितनी टफ फाइट लगती है इंग्लैंड के खिलाफ? देखिए, बता दूं आपको, जो भारत और इंग्लैंड का ये दूसरा वनडे क्रिकेट मैच है और इंग्लैंड की टीम ने इससे पहले कभी भी इतना बड़ा स्कोर चेज नहीं किया है। इससे पहले इंग्लैंड ने 350 रन तक ही कोई स्कोर चेज कर पाए हैं। भारत अभी भी 1-0 से सीरीज में आगे है और जिस तरह से पारी की शुरुआत में महेंद्र सिंह धोनी और युवराज ने शानदार शतकीय पारी खेली है। धोनी ने 122 गेंदों में लगातार 134 रनों की शानदार पारी खेलते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। और वहीं युवराज सिंह की माने तो युवराज सिंह ने अपना कैरियर का 6 साल के बाद ये शतक लगाया युवराज सिंह। इससे पहले काफी देर से काफी मैचों में बहुत ही खराब प्रदर्शन से जूझ रहे युवराज सिंह को टीम से बाहर भी रहना पड़ा था। इसके बाद एक युवराज के लिए बड़ा ही मतलब सौभाग्य की बात होगी, उन्होंने मैच के अंदर दोबारा एंट्री की और इस तरह से अपना खेल दिखाया। जी हर्ष, यहाँ पर दिलचस्प बात ये जानने की है कि फैक्टर क्या रहे, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया है। युवराज जो बहुत समय से अच्छी फॉर्म में नहीं थे, वो भी फॉर्म में नजर आए और महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक अच्छा स्कोर खड़ा किया। तो फैक्टर क्या रहे इतने बड़े स्कोर के? देखिए, ये कहीं तो महेंद्र कप्तानी का भी ज्यादा, क्योंकि इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की लगातार कप्तानी के बाद भी अब विराट कोहली के हाथ में टीम की कमान आई है, जिससे काफी असर देखा जा सकता है भारतीय क्रिकेट टीम में। क्योंकि विराट कोहली के हाथ में मतलब एक युवा कप्तान के रूप में जिस तरह से उन्होंने टीम के खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करना या कुछ बेहतरीन प्रैक्टिस का कुछ ना कुछ ये लम्हा रहा है। जी, बैटिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें हर्ष, तो बैटिंग ऑर्डर जो था, लाइनअप जो था, वो कितना शानदार लगा आपको? क्योंकि इतनी बड़ी यहाँ पर टारगेट दी है इंग्लैंड को, तो ऐसे में बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा दिलचस्प रहा होगा। जी बिल्कुल, बैटिंग और काफी दिलचस्प रहा है, क्योंकि इसमें क्रिकेट टीम में काफी बदलाव भी देखने को मिले हैं। इससे पहले युवराज सिंह को निचले स्तर पर उतारा जाना चाहिए, लेकिन विराट कोहली की कुछ क्रिकेट रणनीति ने उसको पहले ही मतलब मैदान में उतारा। जी हर्ष, अगर ड्यू फैक्टर की बात करूं तो ड्यू फैक्टर यहाँ पर क्या रहा? क्योंकि 381 रन का स्कोर जो है वो दर्शकों में जितना उत्साह बढ़ाता है, टीम इंडिया के लिए भी उतना ही मनोबल बढ़ाता है। तो ऐसे में ड्यू फैक्टर को अगर देखा जाए तो ड्यू फैक्टर को आप क्या मानते हैं? देखिए, बिल्कुल इतना बड़ा स्कोर करना कोई मतलब आम बात नहीं है। तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया भारतीय क्रिकेट टीम ने और इसके बाद 100 लगातार इंग्लैंड की टीम के लिए ये इंग्लैंड की टीम को लगातार ऑन एवरेज 300 बॉलों में लगातार एवरेज के हिसाब से खेलना होगा, नहीं तो ये बिल्कुल भी मतलब एक आखिरी सवाल हर्ष, इंग्लैंड के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस टारगेट को अचीव करना?
देखिए, इससे पहले इंग्लैंड 350 रन तक का ही टारगेट चेज कर पाया है। हालांकि इंग्लैंड के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहली बार जो है इंग्लैंड को इतना बड़ा स्कोर का सामना करना पड़ रहा है। उस तरह काफी बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि कटक में एक शानदार स्कोर खड़ा किया है टीम इंडिया ने। अब जो कमान है कप्तानी की वो विराट कोहली के हाथ में है, तो ऐसे में अब युवा के तौर पर उन्हें कहा जा रहा है, क्योंकि युवा है तो डिसीजन मेकिंग भी थोड़ी स्ट्रांग है। बैटिंग लाइनअप में जो चेंजेस किए उसको देखते हुए, टीम में जो प्लेयर्स को शामिल किया गया है उन्हें देखते हुए, तो जो फैसले लिए गए वो काफी ज्यादा बढ़िया लिए गए, जिसका नतीजा ये है कि अब टीम इंडिया अपने बेहतरीन प्रदर्शन में नजर आ रही है। कटक वनडे की बात कर रहे हैं हम, इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने बेहद शानदार 381 रन का स्कोर खड़ा किया है। युवराज सिंह बहुत शानदार फॉर्म में नजर आए। एक लंबे समय के बाद युवराज सिंह की इतनी बेहतरीन पारी देखने को मिली, शतकीय पारी, 150 रन खेले हैं युवराज सिंह ने। अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने भी बहुत ही शानदार साझेदारी निभाई, 134 रन बनाए। तो 381 रन जो हैं वो भारत ने खड़े कर दिए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड 381 रन को चेस कर पाता है या नहीं। कटक वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया टीम इंडिया ने। इससे पहले भी सीरीज की बात करें तो भारत 1-0 से आगे चल रहा है। इससे पहले भी शानदार पारी खेली थी, लेकिन आज के मैच की बात करें तो एकदम रोमांच भरा मैच रहा। युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 381 रन खड़े किए हैं इंग्लैंड के सामने। बड़ी चुनौती इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट दिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कौन कौन से फैक्टर रहे इस मैच के दौरान जो यहाँ कारगर साबित हुए, वो जो टीम इंडिया के फेवर में आए। इन चीजों पर खास नजर जाएगी। और खेल विशेषज्ञ जुड़ गए हमारे साथ, कतियान मिश्र जुड़ गए हैं। मिश्र जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी धन्यवाद जी, बताएं। मिश्र जी, टीम इंडिया ने बेहद शानदार पारी खेली है 381 रन की, क्या बड़े फैक्टर मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, एक तो जैसे कि पहले मैच में भी हुआ था, बहुत सपाट पिच है ये, और हमारा 381 पर जो 6 का स्कोर है, ऐसा नहीं कि वो चेज नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले मैच में भी हमने आसानी से चेज कर दिया था इंग्लैंड का स्कोर। तो इतने सपाट विकेट जो बनाए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये वनडे क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि 50 ओवरों में स्कोर बढ़ता ही चला जा रहा है और बॉलर्स को सिर्फ अपनी पिटाई का आनंद लेना है, जैसा कल सुनील गावस्कर ने कहा। लेकिन फिर भी युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी से कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। दे बैटेड ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर बैटिंग करी और युवराज सिंह की कमबैक पारी है ये, तो बहुत अच्छा खेले हैं। अगला सवाल यही है मेरा आपसे मिश्र जी, क्योंकि युवराज सिंह की कमबैक पारी है ये, 150 रन बना के गए हैं, इसे आप किस तरह देखते हैं? मनोबल तो बढ़ता ही है खिलाड़ी का, लेकिन दर्शकों में भी एक नया मैसेज गया कि टीम इंडिया अपनी मजबूती के साथ अब मैदान में है। नहीं, और ये भी है कि हमारी मिडिल ऑर्डर को थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता है और थोड़ा एक्सपीरियंस आता है मिडिल ऑर्डर को, बिकॉज युवराज सिंह के आने से डेफिनेटली एक्सपीरियंस महेंद्र सिंह धोनी को अकेले जो बोझा उठाना पड़ता था नए खिलाड़ियों के साथ, वो कम होता है। और युवराज सिंह बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और अपने दिन पर तो बहुत ही बढ़िया शानदार बैटिंग करते हैं, और टीम को डेफिनेटली उस दिन तो टीम का मनोबल उठा ही देते हैं जिस दिन वो खूबसूरत बैटिंग करते हैं। जी मिश्र जी, यहाँ पर अब जो कप्तानी है वो कोहली के हाथ में है, पूरी टीम इंडिया की कमान, तो अब आप इसे किस तरह देखते हैं? क्योंकि नए कप्तान के हाथ में कमान है, ऐसे में एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया है टीम इंडिया ने, तो डिसीजन मेकिंग को कितना स्ट्रांग मानते हैं? जो चेंजेस किए गए टीम में उसे कितना स्ट्रांग मानते हैं आप? देखिए, हर कप्तान की अपनी एक पॉलिसी होती है और हर नया कप्तान अपने साथ कुछ बैगेज लेकर आता है। कभी वो अच्छे होते हैं, कभी वो खराब होते हैं, हर सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है टीम सिलेक्शन में। तो निश्चित रूप से कोहली बहुत समझदार खिलाड़ी हैं और बिना महेंद्र सिंह धोनी या बड़े सीनियर खिलाड़ियों की राय लिए बिना वो ज्यादा निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन हमने अभी तक देखा है टेस्ट मैचेस में भी कि विराट कोहली के कप्तानी की अपनी एक एग्रेसिव स्टाइल है
और अभी तक तो भारतीय क्रिकेट को उस एग्रेसिव स्टाइल ने मदद ही करी है, तो मुझे लगता है वनडे में भी सब अच्छा ही होगा। जी मिश्र जी, यहाँ पर अगर हम बात करें बाकी के फैसलों की, जैसे कि पहले बल्लेबाजी का यहाँ फैसला लिया गया, अब जो फैक्टर है, चाहे वो ड्यू फैक्टर हो या फिर सेकेंड इनिंग की टायर्डनेस हो, ये सारे फैक्टर्स को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि फर्स्ट इनिंग में 381 रन खड़े किए हैं टीम इंडिया ने। मुझे लगता है इंडिया टीम चेज करने में ज्यादा अच्छी है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस वक्त क्या फैक्टर्स रहे, और ड्यू फैक्टर है, बॉलर्स को ड्यू के कारण तकलीफ होगी, चेजिंग हो सकता है सरल पड़े, ये सारे फैक्टर्स सोचे होंगे विराट कोहली ने निर्णय लेने के पहले। लेकिन आज तो अभी तो जश्न मनाने का समय है, 381 बड़ा स्कोर है और इसे चेज करना इंग्लैंड के लिए सरल नहीं होगा। कितनी बड़ी चुनौती होगी इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इससे पहले भी एक मैच में हार चुके हैं, मनोबल कहीं ना कहीं टूटा हुआ होगा इंग्लैंड के खिलाड़ियों का। अब दूसरी बारी में भी इतना बड़ा स्कोर दिया है टीम इंडिया ने, तो अब कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इसे इंग्लैंड के लिए? मैं ऐसा नहीं मानता कि इस स्कोर को वो चेज नहीं कर सकते, और अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में हर दिन एक दिन नया होता है, पिछले मैच से इसका कोई ज्यादा संबंध नहीं होता है, तो हर दिन एक नया दिन है, ऐसा असंभव नहीं है कि वो 381 को चेज ना कर पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्र जी इस तमाम बातचीत के लिए। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ा स्कोर खड़ा किया है 381 रन का। अभी हमारे साथ खेल विशेषज्ञ जुड़े हुए थे, कात्यायन मिश्र, जिनका साफ कहना था कि स्कोर बेहद बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे चेज ना किया जा सके, क्योंकि इंग्लैंड का बस मनोबल थोड़ा सा गिरा हुआ है। फॉर्म में है टीम इंग्लैंड भी, लेकिन टीम इंडिया के लिए ये बेहद शानदार स्कोर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब टीम का मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो अकेले ही टीम को संभाले रखते थे, उनका साथ देने के लिए युवराज सिंह भी अब मैदान में मौजूद हैं। 150 रन की पारी खेल के गए हैं, 134 रन महेंद्र सिंह धोनी ने बनाए। दोनों की साझेदारी से 381 रन का स्कोर टीम इंडिया ने खड़ा किया है। अहम बात यह है कि अब कमान जो है टीम इंडिया की, वो कप्तान विराट कोहली के हाथ में है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात अटक गई है। इस बीच आरएलडी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि पार्टी अपने दम पर यूपी में चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय लोकदल के साथ दूसरे दलों के भी महागठबंधन में शामिल होने की उम्मीदें थी, लेकिन दिक्कतें लगातार जारी हैं। तो जो कयास लगाए जा रहे थे महागठबंधन को लेकर, उन कयासों पर अब शायद विराम लग सकता है, क्योंकि आरएलडी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बाकी ये देखने वाली बात होगी कि अन्य दल कितनी दिलचस्पी इस महागठबंधन में दिखाते हैं। तो यूपी में महागठबंधन को लेकर हमारे संवाददाता शशांक श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की। आइए सुनते हैं। राष्ट्रीय लोकदल युवा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल जी हैं, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है और सार्वजनिक रूप से बताया है कि अब जो समाजवादी पार्टी का दामन है वो उनकी पार्टी नहीं थामेगी। और साथ ही साथ सबसे एक्सक्लूसिव चीज ये है कि शाम को प्रत्याशियों की 40 प्रत्याशियों की सीट भी यानी नई लिस्ट भी घोषित करते। सबसे पहले हम रुख करेंगे उनकी तरफ, उनसे बात करेंगे कि क्या चीजें खास है, क्या ऐसी चीजें थी, क्या ऐसे सियासी आंकड़े थे जिसमें वो लोग गठबंधन की नीति नहीं अपना पाए, और महागठबंधन को लेकर जो सियासी जो गलियारे थे उसमें हलचल थी, आखिर वो क्या समीकरण थे जो भिन्न हो गए और पैमाना एक साथ नहीं बैठ पाया। सबसे पहले रविंद्र सिंह पटेल जी से बात करते हैं। सर, क्या चीजें खास रही और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के साथ में आप लोग चुनाव में जाएंगे, चुनाव 2017 में आप लोग एक साथ लड़ने की बात कर रहे थे, क्या कारण रहा जिसमें क्या नाम है कि ये चीजें नहीं हो पाई? देखिए, हमारे नेता माननीय चौधरी अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी जी इस बात को चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में एक धर्मनिरपेक्ष और सेक्युलर ताकतों को ताकत देकर के सरकार बनाई जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं उससे ये एहसास होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के लोग स्वयं से नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश को एक सेकुलर सरकार दी जाए, कि ये एक सीधा साधा उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाना चाहते हैं। यही कारण है कि हमारी पार्टी के नेता, हमारे नेता अपने वोटरों के साथ धोखा न करते हुए आज से इस
चैप्टर को क्लोज करके आज शाम तक हमारी पार्टी की 40 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो रही है और समान विचारधारा के लोगों के साथ हमारे पार्टी के नेताओं की चर्चा हो रही है। शाम तक हो सकता है कोई बृहद रूप लेकर के हम महागठबंधन की अगुवाई करेंगे जयंत चौधरी के नेतृत्व में। वहीं समाजवादी पार्टी में चुनाव को लेकर आपसी मनमुटाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी हुआ है। पोस्टर में अखिलेश यादव की तस्वीर थोड़ी छोटी दिखाई गई, वहीं मुलायम सिंह यादव को एक बड़ी तस्वीर के साथ पेश किया गया और ये भी कहा गया कि साइकिल जो है वो मुलायम सिंह यादव के नाम से ही चलेगी। पोस्टर में मुलायम सिंह यादव को लेकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है। अखिलेश लगातार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब पार्टी में सब कुछ ठीक हो चुका है और उनकी लड़ाई उनके पिता से कभी भी नहीं थी। मुलायम सिंह यादव से उनके जो भी संबंध थे वो कभी नहीं टूट सकते। तो पार्टी के अंदर मतभेद था, मनभेद नहीं था। ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है अब अखिलेश यादव की तरफ से। पैडल हम चलाएंगे, साइकिल आप संभालिए, इस तरीके के पोस्टर जारी हो रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से, जहां ये समझाने की कोशिश की गई है, कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पार्टी अब एकजुट है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया कैंपेन टॉक टू एके में नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। मामला दर्ज होने की खबर देते हुए सिसोदिया ने ट्वीट किया और कहा कि स्वागत है मोदी जी, आइए मैदान में। कल सुबह आपकी सीबीआई का दफ्तर में हम इंतजार करेंगे, अपने घर में भी इंतजार करेंगे। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। यही नहीं, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी, इसलिए मैं आपको कायर बोलता हूं, गोवा और पंजाब में हार के डर से आप सीबीआई का गेम खेल रहे हैं। वहीं पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू का कांग्रेस में स्वागत करते हुए कहा कि वो बिना शर्त कांग्रेस में शामिल हुए हैं। साथ ही अमरिंदर ने कहा कि अकालियों ने पंजाब को तबाह कर दिया है, हमें पंजाब को अकालियों से मुक्त कराना है। साथ ही केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अमरिंदर ने कहा कि कुछ लोग बाहर से यहाँ आकर इंचार्ज बन रहे हैं, पर पंजाब पंजाबियों का ही है। वहीं अमरिंदर सिंह ने पंजाब में चुनाव प्रचार को लेकर कहा कि प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार नहीं करेंगी, वहीं राहुल गांधी पंजाब में आकर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बादल ने बिल्कुल बेड़ा गर्क करता साडा पंजाब दा। हर इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसे मंगते ने, दे वांट शेयर्स इन द इंडस्ट्री एंड दैट इज व्हाई नोबडी वांट्स टू कम हियर। जदों साडी नवी गवर्नमेंट बनेगी, बाय गॉड्स ग्रेस वी विल सेटल ऑन दिस। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग टुडे, साडी लड़ाई ना बादलों नाल है ना आप आदमी पार्टी नाल है। वी आर नाउ वांटिंग 2/3 मेजोरिटी इन द असेंबली ताकि साडे कोल असी वी हैव द पावर्स टू इनैक्ट चेंजेस, असी कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस लिया सकिए सो दैट पंजाब में एक बार फिर सकिए। तो वहीं हरियाणा पंजाब में चल रहे जलयुद्ध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और नहर निर्माण के आदेश को लागू करने को कहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को 3 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 15 फरवरी को एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। तो एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय सख्त है। आदेश जारी किया गया है कि कोर्ट के आदेश को जल्द से जल्द लागू किया जाए। 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हरियाणा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए। साथ ही 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल भी करना होगा। तो एसवाईएल का मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में है। हरियाणा के हक में सुप्रीम कोर्ट फैसला पहले ही सुना चुका था। अब आदेश ये जारी किया गया है कि जो फैसला कोर्ट ने दिया था उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो एसवाईएल मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त होता नजर आ रहा है।
वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के नोटबंदी के फैसले पर हमला बोला है। प्रमोद ने कहा कि मोदी का नोटबंदी का फैसला देश का सबसे बड़ा घोटाला है। बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार देश में कानून व्यवस्था बनाने में फेल रही। इसके साथ ही प्रमोद ने यूपी में महागठबंधन को लेकर कहा कि राज्य में महागठबंधन ही सरकार बनाएगी। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओके इंडिया, आपका नजरिया, आपकी खबर। नमस्कार।